सो डियर स्टूडेंट्स, डेटा कंप्रेशन में कुछ और वन लाइनर टाइप की डेफिनेशंस टाइप के जो कुछ कंसेप्ट्स हैं मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। होप ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, एटलीस्ट वो अगर आपको पता होंगी देन यू कैन परफॉर्म वेल इन योर एग्जामिनेशन। सो उसी के रिगार्ड्स में कुछ और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। सो वन लाइनर टाइप के ये डेफिनेशंस हैं। तो देखते हैं सबसे पहले गोलम कोड और राइस कोड। तो गोलम कोड और राइस कोड के बारे में यहाँ हमें डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, कहाँ पर यूज होता है। तो देखो, गोलम कोड अगर राइस कोड की बात करें तो ये जो है एक फैमिली है कोड्स की जो कि यूज होती है किसके लिए, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के लिए इसका यूज होता है। किसका? गोलम कोड का और राइस कोड का। तो जो राइस कोड जो होता है ये गोलम कोड का एडवांस होता है। राइस कोड को एडेप्टिव गोलम कोड भी कहा जाता है। अब देखो थोड़ा सा इसके पीछे कंसेप्ट समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गोलम और राइस कोड के बारे में। सबसे पहली बात देखो, वन लाइनर क्वेश्चन से आपको हेल्प ऐसे मिलेगी कि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, वहां पर आपको यहां से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे तो हो, ऐसा एग्जाम में तो होगा नहीं कि बहुत बड़ा एक न्यूमेरिकल टाइप का एक सीक्वेंस दे दिया है उसको, उसके लिए कोड बनाने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस तो शायद ही आपको मिले, रेयरली मिलेंगे वो। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखो, गोलम कोड का जो बेसिक थीम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, बेसिक थीम इसका ये है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स को एनकोड करने के लिए परफेक्ट एल्गोरिथम माना जाता है। कौन? जो ये आपका गोलम कोड है। तो गोलम कोड इज बेसिकली यूज टू एनकोड दी इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि ये एजम्पशन देखो, हर एल्गोरिथम के पीछे कोई ना कोई थीम होता है। तो गोलम कोड का थीम क्या है? गोलम का कोड का थीम ये है कि ये एजम्पशन किया जाता है कि जितना बड़े साइज का इंटीजर होगा उतनी ही उसकी लोअर प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब कि अगर देखो साइज, ठीक है, साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोबेबिलिटी के। size is the inversely proportional to the size. Size is the inversely proportional to the probability of occurrence of the symbol. Means कि जितना बड़ा साइज का इंटीजर होगा अगर उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम है आने की, तो गोलम कोड वहां पर परफेक्टली काम करता है। देखो ऐसे कंप्रेशन में, डिकोडिंग एनकोडिंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं तो जिनका सबका अलग अलग एनवायरमेंट में बेनिफिट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। तो गोलम कोड इंटीजर वैल्यूज पर काम करता है, प्लस ऐसे एनवायरमेंट में काम करता है जहां पर इंटीजर्स ऐसे होते हैं कि जिनका साइज बड़ा हो और उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो आने की, तब वहां पर गोलम कोड को परफेक्टली यूज किया जा सकता है। देखो यहां पर गोलम कोड में एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, गोलम कोड में एक कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट आता है? ठीक है, गोलम कोड में एक कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट आता है? इसको बोलते हैं यूनरी कोड। यूनरी, यू यू आर वाई, यूनरी कोड, ठीक है। तो देखो, यूनरी कोड से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनरी कोड क्या कहता है? यूनरी कोड का कंसेप्ट ये है कि जो भी नंबर, जो इंटीजर वैल्यू आपको दी गई, जैसे आपको दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपको इंटीजर वैल्यू दी गई है 4, ठीक है, तो 4 का यूनरी कोड लिखना है तो बहुत सिंपल है, आपको 4 टाइम्स 1 लिखना है एंड लास्ट में 0। तो नंबर ऑफ जितने भी जो भी इंटीजर दिया गया उतने टाइम्स आपको 1 लिखना है एंड देन फॉलोड बाय द 0। तो ये इसका यूनरी कोड हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई 5 का यूनरी कोड क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड फॉलोड बाय 0। इसको हम यूनरी कोड का कंसेप्ट बोलते हैं। यूनरी कोड जो है गोलम कोड में यूज होता है, ठीक है। कैसे हुआ अभी एक मिनट अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो यूनिक कोड का कंसेप्ट हो गया, आसान है। दूसरा क्या है कि अब देखो, गोलम कोड क्या करता है, जो भी इंटीजर आपको दिया गया है, ठीक है, जिसको आपको एनकोड करना है या कंप्रेस करना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको एनकोड किया जाता है। देखो, एक पार्ट होगा, एक पार्ट को हम, ठीक है, तो जो हमारा ये गोलम कोड है ये क्या करेगा, 2 पार्ट में इसको एनकोड करेगा। एक पार्ट को हम करेंगे किससे? एक पार्ट को हम करेंगे यूनरी कोड से, ठीक है, एक पार्ट तो हम करेंगे यूनरी कोड से और दूसरा हम पार्ट करेंगे किसी डिफरेंट कोड से, ठीक है, डिफरेंट कोड से। तो यूनरी कोड से और डिफरेंट कोड से।
तो यूनरी कोड तो हमने समझ लिया। यूनरी कोड क्या है कि कोई भी डिजिट्स हमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो एक पार्ट को उठाएंगे, ठीक है, इंटीजर नंबर के एक पार्ट को उठाएंगे, उसको यूनरी कोड से एनकोड कर देंगे। यूनरी कोड का मतलब है कि जितना जो भी नंबर लिखा हुआ है उतने टाइम्स 1 लिखना है एंड देन फॉलोड बाय 0, बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपके डिजिट इंटीजर नंबर का। अब दूसरा पार्ट के लिए क्या करना पड़ता है कि दूसरे पार्ट के लिए देखो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर यूज होते हैं, तो उन पैरामीटर्स को हम समझ लेते हैं। देखो हम दो पैरामीटर लेते हैं, एक पैरामीटर होता है m, हम एज्यूम, हाँ एजम्पशन हमारी ये होती है कि m शुड बी ग्रेटर देन 0, और एक पैरामीटर हम लेते हैं n, दैट ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, दो नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं जिनको हमें एनकोड करना है। एक तो हम लेते हैं q और एक हम लेते हैं r। जहां पर q क्या है, q है क्वोशिएंट ऑफ nm। एन एम जो नंबर हमने लिए हैं ना, उन उन दो नंबर्स का जो है क्यू क्वोशिएंट होगा और आर उसमें रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन सकते हैं, भाई आर क्या है, क्यू का क्या है, क्यू को हम कैसे एनकोड करेंगे, आर को हम कैसे एनकोड करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक थीम पता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो जो हमारा क्यू होता है, क्वोशिएंट होता है किसका, ये ऐसे कैलकुलेट होता है एन अपॉन एम। ठीक है, जो हमारा इंटीजर नंबर था ना उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक एन में और एक एम में। ठीक है, अब वो कैसे करना है, एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है, मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चंस आपके लिए बनने वाले नहीं है, तो आप बस जो बेसिक चीज़ है वो समझ लीजिए। तो हमने समझा कि भाई एम और एन दो पार्ट में हमने हमारे इंटीजर नंबर को रखा। ठीक है, फिर हमने क्यू निकाला, क्वोशिएंट एन अपॉन एम। ठीक है, और आर क्या है, उसका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर के लिए हम फॉर्मूला वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रख लेते हैं, आर इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस क्यू एम। ठीक है, तो ये तो सिंपल फार्मूला है, अगर आप एन को एम से डिवाइड करोगे और इक्वल टू क्यू रखोगे तो आर ये निकल के आ जाएगा। तो ऐसा ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अब देखो जो हमारा क्यू आया है, देखो अब हमारे पास दो नंबर आ गए, एक तो आ गया क्यू और एक आ गया आर। तो देखो जो क्यू होता है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और जो आर है ये हमारा सेकेंड पार्ट है। क्यू को हम कैसे एनकोड करेंगे, हम क्यू को एनकोड करेंगे यूनरी कोड से। ठीक है, क्यू वाला जो पार्ट है उसको हम करेंगे यूनरी कोड से, मतलब कि जो भी क्यू की वैल्यू आएगी उतने टाइम्स 1 लिखेंगे और 0 से फॉलोड करा देंगे, इसको हम क्वोशिएंट बोलेंगे। और हम आर को कैसे एनकोड करेंगे, तो हम आर को चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या आर जो है ये 2 की पावर्स में होगा। 2 की पावर्स में जो हमारा आर होगा, जैसे मान लो आर की वैल्यू आ गई 8 आ गई, ठीक है, तो 2 टू द पावर 3, आर की वैल्यू 2 टू द पावर 3 आ गई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा आर आया वो 2 की पावर्स में उसको लिखेंगे, और जो हमारा वैल्यू होगा, जो कोड होगा, दैट विल बी 2 बेस 2 m। इस नंबर को हम एनकोड कर देंगे, इसका जो ये बाइनरी बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो इफ जो है हमारा m, अगर हमारा जो m है, जो m निकल के आता है हमारे सामने, m जो है वो पावर ऑफ 2 में आता है, तो r को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, वो पावर ऑफ जो m है, पावर ऑफ 2 में जो ना, वो r को नहीं देखना है, वो हमारा जो m नंबर है m को देखना है, क्योंकि जो m नंबर हमारा 2 की पावर्स में होगा। ठीक है, 2 की पावर्स में जो भी होगा, अगर m जो है 2 की पावर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, देन वी विल एनकोड द नंबर r, जो हमारा रिमाइंडर आया था उसको कैसे एनकोड करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे, log 2m, इतने बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे आर का, मतलब एम की जो भी वैल्यू है उसको log 2 बेस में सॉल्व कर लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उतने बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो तो आसान है। ठीक है, जो भी मान लो ऐसे इसकी वैल्यू आती है, मान लो 4 आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करके ये थीम है किसकी, गोलम कोड की। ठीक है, तो बहुत सच आपको आपको ऐसा नहीं कि बहुत एल्गोरिथम के अंदर चले जाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ऐसा नहीं है, बेसिक थीम है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो गोलम कोड में जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, इंटीजर नंबर्स पे एक काम करता है। एजम्पशन ये होता है कि भाई जितना बड़ा इंटीजर होगा उतना ही उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी आने की। फिर इसको हम यूनरी कोड और अदर कोड से एनकोड कर देते हैं। यूनरी कोड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर उतने टाइम्स 1 एंड देन फॉलोड बाई 0। ओके, फिर हम क्या, जब एनकोड करते हैं तो हमारा जो नंबर इसको एनकोड करना है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट को हम क्वोशिएंट से एनकोड करते हैं, दूसरे पार्ट को रिमाइंडर से एनकोड करते हैं। क्वोशिएंट सिंपली जो है यूनरी कोड से एनकोड हो जाता है, मीन्स जितने जो भी उसका क्वोशिएंट आएगा दैट विल उतने टाइम्स 1 लिखेंगे और 0 से फॉलोड करा देंगे। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम ऐसे एनकोड कराएंगे कि भाई जो m हमारा जो आएगा, जो नंबर m है, ओके, सो m को हम देखेंगे कि भाई log 2m लिखा हुआ है, तो उतने log 2m के हिसाब से उसको इतने बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कॉलम कोड का। अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं राइस कोड की। देखो राइस कोड क्या है, राइस कोड को बोला जाता है एडेप्टिव गोलम कोड। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इसको एक स्टेटमेंट बन सकता है ऐसा। तो एडेप्टिव गोलम कोड हम लिखते हैं, एडेप्टिव गोलम कोड को ही राइस कोड कहा जाता है।
ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर सीक्वेंस के ऊपर ये काम करता है, मींस कि पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर काम करेगा। ठीक है, राइस कोड में हम क्या करते हैं, देखो राइस कोड क्या है, गोलम का एडवांस है। तो राइस कोड में क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उस नंबर को हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उस नंबर को जिसको हमें एनकोड करना उसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे, ब्लॉक्स में। फिर क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक होंगे उन सारे ब्लॉक्स को हम गोलम कोड से एनकोड करेंगे। ये भी गोलम कोड से, ये गोलम कोड से, ये गोलम कोड से, ये गोलम कोड से। ठीक है ना, तो ईच ब्लॉक इज कोडेड यूजिंग गोलम कोड। ठीक है, और फिर उसमें से जो लीस्ट बिट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, जो लीस्ट बिट वाला ऑप्शन होगा, जो गोलम कोड, जो ब्लॉक गोलम कोड जो लीस्ट बिट ऑक्युपाई कर रहा होगा, लीस्ट बिट, ठीक है, लीस्ट बिट जो ऑक्युपाई कर रहा होगा उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आगे कोडेड फॉर्म के, कोडेड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में उसको आगे हम सेंड कर देते हैं। यही हमारा राइस कोड का कंसेप्ट है। तो देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको आप याद रख सकते हो, आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं मोर्स कोड। मोर्स कोड क्या है, देखो यूनिट 1 का टॉपिक है मोर्स कोड। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। मोर्स कोड, सैमुअल मोर्स, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने ही जो है डेटा कंप्रेशन में पहली बार एक टेक्निक यूज़ किया था और उनके तरीके को सारी एल्गोरिथम यूज़ करती हैं, फॉलो करती हैं। तो मोर्स कोड ने उस समय क्या किया था कि एक मैसेज को सेंड करने की कोशिश की थी। तो मैसेज जैसे मानो लिखा हुआ है हाय हेलो, कुछ भी लिखा हुआ है, ए बी, हम जब ऑन पेपर सॉल्व करते हैं तो लेटर्स के फॉर्म में करते हैं, ए बी ए सी, हमारे लिए मैसेज इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम ऑन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसको ए बी सी डी ऐसे फॉर्म में ले लेते हैं। ओके, जैसे मान लो मैसेज लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं सेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, ए को कोड करेंगे, इसको इसकी फॉर्म को चेंज करेंगे, बी की फॉर्म को चेंज करेंगे, सी की फॉर्म को चेंज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, मॉर्स कोड ने ये किया था कि थीम ये लगाई थी कि भैया देखो हमारे मैसेज में कौन कौन से सिंबल्स ऐसे हैं जिनकी अकरेंस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनको हम शॉर्टर कोड देंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है उनको हम लॉन्गर कोड दे सकते हैं। क्योंकि जो सिंबल ज़्यादा बार आ रहा है उसको छोटा कोड देंगे ना, तो ज़्यादा बार लिखे जाएगा तो साइज़ कम हो जाएगा। ऐसे सिंबल जो बड़े हैं, ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, कम बार आ रही है, तो जो बड़ा साइज़ दे देंगे उनका कोड का तो साइज़ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो इन्होंने क्या किया था कि जो कोड है उसको डॉट, ठीक है, डॉट और डैश से एनकोड किया था। ठीक है, तो डॉट डैश, देखो दो सिंबल को तो हम डॉट डैश दे देंगे। मान लो ए सिंबल बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो ए को एक डॉट दे दिया, एक बी सिंबल है बहुत ज़्यादा बार आ रहा है उसको एक डैश दे दिया। मान लो एक सिंबल है सी, सी थोड़ा कम आ रहा है तो हम देखो डॉट, एक सिंगल कोड तो हम दे नहीं सकते क्योंकि ऑक्युपाइड हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एक डॉट और एक डैश का कॉम्बिनेशन दे दिया ऐसे करके। तो ये देखो यही थीम बना था हमारे डेटा कंप्रेशन के एल्गोरिथम्स का। हमारे हफमैन कोडिंग या कोई भी एल्गोरिथम जो है इसी थीम को यूज़ करता है कि भैया प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो आपके सिंबल्स हैं जो मैसेज में आ रहे हैं उनके अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी के बेस पर उनको डिसाइड किया जाता है कि कैसे शॉर्ट और लॉन्ग कैसे कोड उनको दिया जाना है। तो ये मोर्स कोड का कंसेप्ट था। ठीक है, देखो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, डिस्टॉर्शन, रेजिडुअल, रेट ऑफ कोड, ये हमारे जो है ये परफॉर्मेंस को मीजर करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो इनके ऊपर डेफिनेशन जरूर बन सकती है, इनको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इनको, लेकिन आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है कि हमारा डेटा और ओरिजिनली कितना था और कंप्रेस होने के बाद कितना हुआ, वो जो रेशियो है उस रेशियो को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन हम क्या बोलते हैं कि हमारा ओरिजिनल डेटा क्या था और जब हमने उसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद फिर जब उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, तो मान लो ओरिजिनल डेटा मेरे पास ए था, मैंने उसको कंप्रेस किया और फिर जब वापस से मैंने इसको डीकंप्रेस किया तो ये बी बन गया। तो बी माइनस ए या ए माइनस बी, तो कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिफरेंस, उसमें देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इसी को हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। रेसिड्यूल क्या होता है, देखो मॉडलिंग हमने पढ़ा है, मॉडलिंग एंड कोडिंग। जब हम डेटा को एनकोड करते हैं तो पहले मॉडलिंग करते हैं फिर कोडिंग करते हैं। तो रेसिड्यूल क्या होता है कि जो आपका डेटा है, ठीक है, आपका डेटा, और आपने उसको मॉडल को यूज़ करके मॉडलिंग की है, मॉडल किसी भी मॉडल को, किसी भी टाइप के मॉडल को यूज़ करके मॉडलिंग की है, तो आपके डेटा में और आपके मॉडल में क्या डिफरेंस है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम रेसिड्यूअल बोलते हैं। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकती हैं, इनको आपको याद रखना है। रेट ऑफ कोड क्या है, देखो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बन रही है। रेट ऑफ कोड का मतलब क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इज कॉल्ड रेट ऑफ कोड। मान लो एक सिंबल में 2 बिट मिल रही है, एक सिंबल में 4 मिल रही है, एक सिंबल में 1 मिल रही है, एक सिंबल में 5, तो आप एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल कितनी दी जा रही है, इसी को रेट ऑफ कोड बोला जाता है, रेट ऑफ कोड ऑफ द मैसेज।
ठीक है, उसके बाद आता है देखो इंस्टेंटेनियस कोड। तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन बन सकती है, इंस्टेंटेनियस कोड क्या होता है। तो देखो इंस्टेंटेनियस कोड वो होते हैं, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, जिस भी कोड पर ये डेफिनेशन फिट बैठ जाएगी उस कोड को हम इंस्टेंटेनियस कोड भी कह देंगे। तो देखो इंस्टेंटेनियस कोड क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी मैसेज को एनकोड कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ लेटर्स है मेरे पास A B C D, इनको मैंने एनकोड कर दिया 0 0 0 0 1, ये है 1 1 0 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारे पास मैसेज है, उस मैसेज में कुछ लेटर्स यूज हो रहे हैं और इन लेटर्स के कोड वर्ड्स मेरे पास लिखे हुए हैं और इन कोड वर्ड्स को यूज करके मैंने मैसेज को एनकोड करके आगे भेज दिया। तो जब हम उसको डिकोड करते हैं, तो डिकोड करते जैसे ही मान लो मेरे पास कुछ मैंने बिट्स या डिजिट्स आइडेंटिफाई करी, जैसे मान लो मैंने 0 0 1 मुझे एक साथ मिल गया, तो 0 0 को मैंने जो है इमीडिएटली कन्वर्ट कर दिया ए में, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस कोड। अगर मान लो जैसे मैंने 0 0 1 को मैं एनकोड करने जा रहा हूं, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये डायरेक्टली बी है सी है क्या है, तो हम क्या करते हैं, कुछ उसमें मेथड लगाते हैं, कुछ तरीका लगाते हैं, कुछ प्रोसीजर लगाते हैं, कुछ उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। तो मतलब कि जब आपका कोड एट दैट टाइम, मतलब इमीडिएटली वो कोड आपको सिंबल नहीं दे रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किसी और कोड के ऊपर, किसी और चीज के। मान लो जो हम बी को जब डिकोड करेंगे ना, तो ये केवल इससे नहीं हो पाएगा, हमें किसी और कोड वर्ड को भी यूज करना पड़ेगा साथ में, तो हम इसको बोलते हैं नॉट इंस्टेंटेनियस कोड। तो अगर हमें बिट्स मिली, हमने इमीडिएटली उनको एनकोड कर दिया, हो गया, तो हम उसको ऐसे कोड्स को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस कोड, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बिट्स मिली और सिंबल हमारा डिकोड हो गया, तो हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस कोड। ऐसे कोड जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, हम उनको नॉट इंस्टेंटेनियस कोड बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है, हो सकता है एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाए इसके ऊपर भी। अब ठीक है, देखो ये एक टॉपिक आ गया आपका, हम इसको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हाफमैन कोडिंग। कई तरह के देखो हाफमैन कोडिंग कौन कौन से और उनके क्या क्या थीम है, क्या क्या उनका मेन टॉपिक है, मेन थीम क्या है, मेन उनका कंसेप्ट क्या है, वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो देखो क्या है हाफमैन कोडिंग, क्या होती है, मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग, ठीक है, तो हाफमैन कोडिंग वर्सेस मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग वर्सेस एडेप्टिव कोड वर्सेस एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग वर्सेस नॉन बाइनरी हफमैन कोडिंग। तो इतने तरह के हफमैन कोडिंग में कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो सबकी एक एक थीम आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल जो हमारी हफमैन कोडिंग है, जिसकी थीम क्या है, जो बेसिक थीम है, बेसिक थीम क्या है कि ऐसे सिंबल्स जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मैसेज में आने की, उनको हम शॉर्टर कोड देते हैं। दूसरी थीम क्या है, दूसरी थीम है कि जो जो प्रोबेबिलिटी होती है सिंबल्स की, उनको हम सॉर्ट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो लीस्ट वाले जो सिंबल होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, उनको हम इक्वल लेंथ का कोड असाइन करते हैं और वो लास्ट डिजिट में डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल हफमैन कोडिंग की थीम है, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम वेरिएंस। तो मिनिमम वेरिएंस क्या होता है, छोटा सा वेरिएंस है एल्गोरिथम में, जो बेसिक एल्गोरिथम है हफमैन कोडिंग की, उसमें छोटा सा वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है कि जब हम सिंबल्स को कंबाइन करते हैं और जो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है ना, तो उस कंबाइंड सिंबल को हम हमारी सिंबल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो सके। जैसे मान लो एक सिंबल आया ए, एक सिंबल आया बी, एक सिंबल आया सी, एक सिंबल आया डी, मैंने सी और डी को कंबाइन कर दिया, तो ए की प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.5, इसकी प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.2, और मान लो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी थी 1 1, तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी 0.2 हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, सी, जो हम सी डी को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड सिंबल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.2। बी की प्रोबेबिलिटी भी 0.2 है, तो हम कंबाइंड सिंबल को बी सिंबल से ऊपर रखेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमम वेरिएंस। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। तो कंबाइंड सिंबल जो है लिस्ट में जितना ज्यादा हो सके ऊपर रखने की कोशिश की जाती है, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोडिंग। ओके, देन वी कम टू द एडेप्टिव कोड। तो एडेप्टिव कोड मींस एडेप्टिव हफमैन कोडिंग। तो एडेप्टिव हफमैन कोडिंग क्या होती है, ये डायनेमिक होती है, वेरिएबल लेंथ हफमैन कोडिंग होती है। जो हमारी हफमैन नॉर्मल हफमैन कोडिंग है, ये फिक्स लेंथ की होती है, मिनिमम वेरिएंस फिक्स लेंथ की होती है। इसमें जो कोडवर्ड्स सिंबल्स को दे दिए जाते हैं, वन टाइम कैलकुलेशन होती है, एक बार दे दिए बना दिया, अब उसके हिसाब से हम मैसेज को एनकोड करते जाते हैं। एडेप्टिव कोडिंग ऐसी नहीं है। एडेप्टिव कोडिंग क्या करती है, जैसे जैसे एल्गोरिथम, जैसे जैसे मैसेज आता रहेगा, ठीक है, मैसेज के सिंबल्स आते रहेंगे, वो एनकोड होते रहेंगे, उनको नए नए कोडवर्ड्स मिलते रहेंगे। तो ए को मान लो ए सिंबल 2 बार आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि ए सिंबल का दोनों बार सेम कोडवर्ड होगा, दोनों बार अलग हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव हफमैन कोडिंग। तो जैसे जैसे हमारी एल्गोरिथम आगे बढ़ेगी, सिंबल्स एनकाउंटर्ड होते रहेंगे, आते रहेंगे, उनको कोडवर्ड्स हम असाइन करते रहेंगे, इसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव हफमैन कोडिंग। और एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होती हैं, वो आपने पढ़ी हैं पहले भी, एनकोडिंग प्रोसीजर, डिकोडिंग प्रोसीजर और अपडेट प्रोसीजर, ठीक। फिर उसके बाद आता है एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग।
एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग। तो देखो एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग का थीम क्या है, थीम समझ लीजिए। तो एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग का थीम ये है, मान लो आपकी अल्फाबेट में 3 लेटर्स हैं। मान लीजिए आपकी अल्फाबेट में कितने हैं, 3 लेटर्स हैं। एक एक लेटर है ए, एक लेटर है बी, एक लेटर है सी। तो देखो एक्सटेंडेड ये कहता है कि देखो नॉर्मल हफमैन कोडिंग कहता है कि इन तीनों सिंबल को हम कोड वर्ड असाइन कर दें, लेकिन एक्सटेंडेड ये कहता है कि भाई एक काम करो ना, इन 3 के कॉम्बिनेशन बना लो। कैसे भाई, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, तो इनके आपस में जो कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा वेराइटीज बन जाएंगी, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा चांस होगा कि भाई ए बी ए सी सिंबल्स आसपास लिखे हों। तो हम क्या करेंगे, इन 3 लेटर्स को यूज करके जो ना अल्फाबेट के साइज को बढ़ा लेंगे। कैसे, ए को ए के साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है, ए को बी के साथ कंबाइन कर देंगे, ए को सी के साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसा करके फिर इनके क्रॉस कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं आपस में, उन सारे कॉम्बिनेशंस को बना लेंगे। और उनकी प्रोबेबिलिटी देखो, ए की प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी, बी की प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी, सी की प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी। मान लो ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, एक नया सिंबल आपने ऐड किया ना अपनी लिस्ट में, देखो जो ए बी सी ये 3 तो हैं ही, इनके साथ साथ ए आपने ऐड किया, ए बी आपने ऐड किया, ए सी आपने ऐड किया। तो आप देखो इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना हमें, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों ए की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो कंबाइंड सिंबल की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे करके आप अल्फाबेट के साइज को बढ़ा लेते हो, और फिर उसके ऊपर नॉर्मल हफमैन कोडिंग के रूल्स लगाते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग। इससे क्या होता है कि हम हमारे अल्फाबेट के साइज को एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा वेरिएशन मिल जाए, ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, नॉन बाइनरी। तो इसका नाम ही है नॉन बाइनरी, मतलब कि ऐसा ऐसा हफमैन कोडिंग जिसमें हम दो सिंबल पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे, हमें एक सिंबल दिया गया ए बी सी डी, हम लास्ट के सिंबल में 2 सिंबल को कंबाइन करते थे। तो ये नॉन बाइनरी क्या था कि 2 को नहीं, 2 से ज़्यादा को करना है, ठीक है। तो 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है। तो हम मान लो शुरू 3 सिंबल को कंबाइन किया, तो हम एक को दे देंगे 0, एक को दे देंगे 1, एक को दे देंगे 2, ठीक है ना। ऐसे करके हम इसमें सॉल्व करेंगे, और इसमें कुछ जो है फॉर्मूला, कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं ताकि हमारी एल्गोरिथम परफेक्टली काम करे। तो बस हमें ध्यान रखना है कि भाई नॉन बाइनरी हफमैन कोडिंग का थीम क्या है। थीम ये है कि हमें जो सिंबल जो कंबाइन करने होते हैं 2 नहीं, 2 से ज्यादा करने हैं। बाइनरी का मतलब 2, तो 2 से ज्यादा हम कर सकते हैं। फिर आता है देखो ब्लॉक एंड नोड नंबर इन हफमैन ट्री। तो देखो ब्लॉक एंड नोड नंबर हफमैन ट्री में क्या होता है, तो ब्लॉक एंड नोड नंबर इन हफमैन ट्री। तो ये पता है आपको, देखो हफमैन ट्री के अंदर जैसे मान लो कोई सिंबल लिखा हुआ है, उस सिंबल के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो ये वेट होता है उसका, वेट होता है, ठीक है। और मान लो ऐसे करके बहुत सारे सिंबल लिखे हुए हैं, एक सिंबल है इसका भी है, एक और सिंबल है उसका 1 है। तो देखो जितने भी नोड ऐसे हैं जिनका वेट सेम होता है, उसको हम एक ब्लॉक बोलते हैं। जैसे ये मिलके एक ब्लॉक बनाएगा, तो ऐसे नोड का कलेक्शन जिनका वेट सेम होता है उसको हम नोड बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और नोड नंबर क्या होता है, नोड नंबर तो यूनिक नंबर होता है, हर नोड का एक यूनिक नोड नंबर होता है, उसको हम नोड नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्या कहता है, वर्जन 42 बिट्स। तो ये देखो मॉडम में इसका यूज़ होता है, वर्जन 42 में जो है मॉडम में इसका यूज़ होता है। कंप्रेशन, इट इज़ ए कंप्रेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसका यूज़ होता है ओवर ए टेलीफोन नेटवर्क। ये वर्जन 42 उसका ध्यान रखना। तो वर्जन 42 कहाँ पर यूज़ होता है, टेलीफोन नेटवर्क में इसका यूज़ होता है। और ये मॉडम्स में यूज़ होता है, मॉडम्स में यूज़ होता है, जो कि यूज़र को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसमें 2 मोड में काम करता है ये, एक मोड होता है ट्रांसपेरेंट मोड और एक होता है कंप्रेस्ड मोड, ठीक है। कौन, ये वर्जन 42। तो वर्जन 42 जो 2 मोड में काम करता है, ठीक है। एक करता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और एक करता है कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखो दोनों का थीम क्या है समझ लेते हैं। तो देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि हमारे मैसेज में रिपीटिशंस नहीं हो रही हैं, ठीक है, रिपीटिशंस नहीं हो रही हैं, तो वहां पर ट्रांसपेरेंट का कंसेप्ट यूज होता है। जब हमारे डेटा में, मैसेज में या हमारी इमेज में, जिसमें भी हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर अगर रिपीटिशंस हो रही हैं तो अब हम फिर कंप्रेस करते हैं, तो हम उसको कंप्रेस्ड मेथड यूज करते हैं। क्योंकि देखो रिपीटिशंस का ही तो फायदा लेते हैं, अगर रिपीटिशन हमारे मैसेज में नहीं हो रही तो हम बेनिफिट नहीं ले सकते ना, रिपीटिशंस का बेनिफिट लेते हैं और कंप्रेस किया जाता है। तो वर्जन 42 में कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है कंप्रेस करने के लिए, LZW। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो LZW यहां पर एल्गोरिथम यूज होती है कंप्रेस्ड वाले में। जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें तो ओरिजिनल मैसेज ऐसे ही सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें कोई रिपीटिशंस नहीं होती है। लेकिन जो कंप्रेस्ड होता है उसमें LZW एल्गोरिथम यूज की जाती है, ठीक है। तो देखो अब अगला हमारा क्या है, ये PPM। तो हम PPM पढ़ चुके हैं, प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच। इसकी फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ली जाए, प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच, ठीक है। इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, ये एक कंटेक्स्ट
ठीक है, कंटेक्स्ट, ये एक कंटेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम है, कंटेक्स्ट। तो ये एल्गोरिथम को अप्लाई किया जाता है तो जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं तो उस डेटा का कंटेक्स्ट चेक किया जाता है, कंटेक्स्ट। और दूसरा प्रीवियस हिस्ट्री चेक की, कंटेक्स्ट चेक किया जाता है और प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाती है कि हमारे मैसेज में जो लेटर्स उतरे उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। उनके हिसाब से फिर हम उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उनको एनकोड करते हैं। और पीपीएम की जो बेस्ट एल्गोरिथम मानी जाती है उसका नाम है बेसिक एल्गोरिथम, इसका नाम है बेसिक। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, बेसिक एल्गोरिथम जो है किससे रिलेटेड है? तो बेसिक एल्गोरिथम जो होती है प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच से कनेक्टेड होती है। इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि जो लार्जेस्ट कंटेक्स्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेक्स्ट पे ये काम करती है, लार्जेस्ट कंटेक्स्ट, उसके बाद फिर सेकंड लार्जेस्ट एंड सो ऑन, इस तरह से ये काम करता है। तो सबसे लार्जेस्ट कंटेक्स्ट अगर पहले से हमारे मैसेज में एनकोड नहीं हो रखा है, मतलब कि फ्रेश एंड कंटेक्स्ट हमारे सामने आता है, तो यहां पर एक एस्केप सिंबल का कंसेप्ट होता है, एस्केप सिंबल को हम एनकोड कर देते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, नेक्स्ट स्मॉलर कंटेक्स्ट को उठाते हैं, ठीक है। अगर उसकी भी प्रीवियस अकरेंस नहीं आई है तो हम एस्केप सिंबल को एनकोड कर देते हैं। तो ये एस्केप सिंबल का कंसेप्ट कहां पर है? बेसिक एल्गोरिथम में। बेसिक एल्गोरिथम किससे रिलेटेड है? पीपीएम से रिलेटेड है, मतलब प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच से रिलेटेड है। तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक थीम आपको पता हो तो आपका काम बन जाएगा। तो ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म। तो देखो बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म जो होता है, ठीक है, ये बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म जो है इसमें मूव टू फ्रंट कोडिंग यूज होती है और इसमें जो है साइक्लिक शिफ्ट, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, साइक्लिक शिफ्ट इसमें यूज होती है। जो भी मैसेज दिया जाता है उस मैसेज में जो लेटर्स होते हैं ना, उन लेटर्स को हम ऐसे एक टेबुलर फॉर्मेट में रख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इनकी साइक्लिक शिफ्ट करते जाते हैं इस साइड, लेफ्ट साइड में, ऐसे करके हम साइक्लिक शिफ्ट करते जाते हैं। और जो शुरू वाला जो सिंबल होता है ना, इसको उठा के लास्ट में ले जाते हैं और ऐसे करके हम जितने भी सिंबल्स होते हैं उतनी बार इनकी अकरेंस बना लेते हैं। तो एल्गोरिथम एक बार आप देख लीजिएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि इसका ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म जो है लॉसलेस टाइप का जो कंप्रेशन है, और इसमें मूव टू फ्रंट, एमटीएफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मूव टू फ्रंट, ठीक है, एमटीएफ मींस मूव टू फ्रंट कोडिंग, ये बरोज व्हीलर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आती है फैसिमल। तो देखो फैसिमल एनकोडिंग क्या कह रही है? तो फैसिमल एनकोडिंग जो होती है ये फैक्स मशीन जैसे होते हैं ना, तो फैक्स मशीन में इसका यूज होता है, ठीक है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इसका थीम क्या है। इसका थीम ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करता है, ब्लैक एंड व्हाइट मोड में काम करता है। जो हमारा पेज होता है उसको हम जब फैक्स करते हैं तो वो स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद वो एज ए इनपुट हमारे सिस्टम में चला जाता है, उसमें फिर ब्लैक और वाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पर पेज हमारा ब्लैक होगा, कहाँ पर हमारा वाइट होगा, ऐसे करके वो एनकोड हो जाते हैं। तो फैसिमल एनकोडिंग, इसमें भी जो है हमारी कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है? LZW एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होती है। तो आप देख रहे हो ना, LZW एल्गोरिथम बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। और फिर देखो छोटा सा ये और टॉपिक इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? स्केलर क्वांटाइजेशन एंड वेक्टर क्वांटाइजेशन। तो देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटाइजेशन प्रोसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जहां पर हमारे बहुत सारे नंबर्स दिए जाते हैं तो उनको हम रेंज में डिवाइड कर लेते हैं और एक रेंज के लिए एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। तो फिर जब उसको डिकोड किया जाता है तो हमें वापस ओरिजिनल नंबर नहीं मिल पाता, इसकी वजह से हमारा डेटा लॉस हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉसी कंप्रेशन। लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब हमें लगता है कि हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक हम, और हमारे लिए साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइज मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस करने की हमारी इच्छा है, ओके। तो वहाँ पर क्वांटाइजेशन प्रोसेस यूज होता है। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो दोनों में देखो कंपेरिजन करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। तो जो हमारा स्केलर क्वांटाइजेशन होता है और वेक्टर, तो वेक्टर जो है स्केलर के ऊपर कई बेनिफिट्स लेके रहता है, मतलब वेक्टर क्वांटाइजेशन एक बेटर टेक्निक मानी जाती है ओवर स्केलर क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो देखो वेक्टर क्वांटाइजेशन की थीम क्या है कि इसमें क्या है कि एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटाइजेशन जो स्ट्रेटेजी है ना, बेसिकली वो ब्लॉक्स के ऊपर काम करती है, ब्लॉक्स ऑफ आउटपुट या वेक्टर्स के ऊपर काम करती है। एक दूसरा क्या है कि इसमें जो है अगर डेटा रिलेटेड होता है, जो वैल्यूज होती हैं अगर आपस में रिलेटेड हो, जिन वैल्यूज की ओर हम काम कर रहे हैं अगर वो वैल्यूज आपस में रिलेटेड होती हैं, कोरिलेटेड होती हैं, तो वेक्टर क्वांटाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। देखो स्केलर क्वांटाइजेशन का अपना बेनिफिट्स है, अपने एनवायरमेंट में वो अच्छे से काम करती है, लेकिन सर्टेन पोजीशन पर जो है वेक्टर क्वांटाइजेशन को बहुत अच्छा माना जाता है। तो कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, थीम्स हैं, इनके जो कंसेप्ट्स है वो आपको याद होने चाहिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो आप इजीली इसको कर पाओगे। वेक्टर क्वांटाइजेशन में जो डिस्टॉर्शन कम होता है, आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर क्वांटाइजेशन में डिस्टॉर्शन कम होता है, ठीक है। रिपीटिशंस अगर होती हैं, कोरिलेटेड अगर डेटा आपस में होता है तो वेक्टर क्वांटाइजेशन बहुत अच्छा करता है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है।
फिर आता है लास्ट टॉपिक आज का, एडेप्टिव क्वांटाइजेशन। तो देखो एडेप्टिव का मतलब क्या होता है, एडेप्टिव क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, देखो एक तो होता है फिक्स और एक होता है एडेप्टिव। तो एडेप्टिव ये कहता है कि भाई जो हमारा स्टेप साइज होता है, जो हम स्टेप साइज बनाते हैं ना क्वांटाइजेशन में, हम स्टेप साइज बनाते हैं, ऐसे हम ये बनाते हैं, इससे डिवाइड कर लेते हैं रेंजेस। तो एडेप्टिव में जो ना ये रेंज फिक्स नहीं होती है, जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ेगा और जिस रेंज में डेटा ज्यादा पड़ेगा उसमें ये ऑटोमेटिकली स्टेप साइज को एडजस्ट करता है। जहां पर डेटा लाइन नहीं कर रहे, जैसे मान लो आपके पास डेटा है 1 2 7 9 8 9.7 ऐसे करके, तो आप देख रहे हो ना 9 और 8 के पास ज्यादा डेटा आ रहा है, 9 7 8 के पास ज्यादा डेटा आ रहा है, 2 से 6 के बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो 2 से 6 के बीच का स्टेप साइज थोड़ा सा हम कम कर देंगे, ठीक है ना, उसमें हम डेटा को लाइन नहीं कराएंगे। लेकिन जहां पर डेटा ज्यादा आता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा के हिसाब से स्टेप साइज घटता बढ़ता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको कुछ कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, अगर आपने इनको ध्यान से सुना होगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक थीम पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।